आपकी पाठ्य पुस्तिका उमंग पुस्तिका से पाठ नंबर 6 पेज नंबर 34 दो बैलों की कथा। देखिए, इसके लेखक है प्रेमचंद जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से किसान, छोटे वर्ग के लोग, गरीबी का वर्णन, क्योंकि वह स्वयं बहुत दयनीय अवस्था में बड़े हुए थे, तो उनकी कविता का, उनके जो कहानियाँ हैं उसका भी माध्यम बहुत एक वही है। जैसे आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, कोई आपके विषय में हमारे पास गया, आपके पास भी आया होगा। जैसे मैं आपको बताती ईदगाह लेसन, जिसमें उन्होंने कैसे उस छोटे से बालक का वर्णन किया। और भी थी, कई पढ़ने में आई होंगी आपको कि बड़े घर की बेटी, जो प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी थी। सवा सेर गेहूँ, ऐसी उनकी एक से एक कहानी जिसमें इतना मर्म भेदी शब्द है कि हमको दुख होता है, और उन्होंने उन्हीं का वर्णन किया है। तो इस दो बैलों की कथा में लेखक प्रेमचंद ने हमें यही बताया है कि कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया। कि उन्होंने बताया स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है। अगर हमको आज़ादी लेना है तो हमें संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब कहीं जाकर हमको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार परोक्ष रूप से कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, और उसमें पात्र है दो बैलों की आत्मकथा, दो बैलों की कथा। इनके साथ ही कहानी प्रेमचंद ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग का विकास किया। तो अब देखिए, कहानी का उद्देश्य तो आपको पता चला कि एक स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये तो कोई भी बात हो, देखो, ये तो स्वतंत्रता, आपको अगर एक चीज़, मनपसंद भी चीज़ होनी है, मम्मी पापा से आपको लेना है, तो आप मम्मी पापा के आगे पीछे उसको लेने के लिए संघर्ष करते हो। मम्मी से पापा से मीठी मीठी बातें करके उनको मनवाते हो, तब कहीं जाकर आपको आज़ादी मिलती है। आपको कहीं जाना है तो पहले आपको उस चीज़ को पाने के लिए पहले उनके साथ संघर्ष, उनकी बातों को भी मानना पड़ता है। अतः इस कहानी का माध्यम कि कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती है, और संघर्ष प्राप्त करे बिना हम लोग स्वतंत्र नहीं बन सकते। तो देखिए, कवि का परिचय, लेखक का परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमी गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम यानी ये प्रेमचंद तो बाद में था, सही पहले का जो नाम होता है, हमारे पास कभी कभी जन्म से कोई उस शब्द से वो नाम आता है तो वो नाम से रखते हैं नाम, लेकिन वो सबको बुलाने में अच्छा ही लगता है या उसको सही लगता है तो वो लोग उसका दूसरा नाम भी रखते हैं। लेकिन जो जन्म से जो नाम रहता है, मूल नाम जो रहता है, जिससे राशि हमारी चलती है, वही उनकी राशि धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही पास हो पाई। अभाव में ने बहुत कम था, बहुत गरीबी अवस्था में, बताऊंगी आपको आगे। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र कर दिया। देखो, अपने देश के लिए असहयोग आंदोलन चलाते थे गांधी जी, उसमें ऐसे कैसे उनमें भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को भी छोड़ दी। सरकारी नौकरी को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन देश के लिए तो उन्होंने वो सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। हालांकि इनको तो नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने उस पैसों से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया? देश की सेवा को।
सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। लेखक यानी लेखक बन गया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। कथाकार यानी कहानियाँ। ये कहानीकार ही नहीं थे, ये उपन्यासकार भी थे। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। इनके उपन्यास गबन, गोदान आदि है। इनके कर्मभूमि, ये इनके उपन्यास थे। और कहानी में मैं बताइए आपको, ईदगाह, बड़े घर की बेटी और सवा सेर गेहूँ, ऐसी कहानियाँ भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है। यानी ये अपनी कलम से कहानियाँ भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। एक बड़ी बुक मानसरोवर है, उसमें 8 भागों में उनकी कहानियाँ है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने ऐसे पत्रिका भी निकाली जो हमारे पास पत्रिका रहती है, जो न्यूज़पेपर आता है, वैसे एक पत्रिका महीने में एक बार आती थी। ऐसी पत्रिका में नाम है हंस, जागरण और माधुरी। प्रेमचंद कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त मानते थे। उन्होंने कहते हैं समाज के अंदर हमें परिवर्तन लाना है। ये समाज जितना रूढ़िवादी से भरा हुआ है, उसमें हमको क्या करना है, परिवर्तन लाना है। और वो अपनी कविता, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में, अपने निबंध में इन्हीं बातों का उल्लेख करते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य मिलती है। जैसे गांव में कैसी हालत थी उनकी, अभी आपको मैं बताऊंगी। उनकी एक स्टोरी अगर सुने तो आपको ये हो जाएगा कि वो कैसे गांव के अंदर कैसी दयनीय स्थिति मजदूरों की होती थी, किसान कैसे बेचारे जीते थे। वो स्वयं किसान बनकर एक वर्णन कहानी लिखी उसने, जिसका नाम था सवा सेर गेहूँ। और किस प्रकार से ये जमींदार लोग, ये बड़े लोग उन मजदूरों का दयनीय स्थिति का शोषण करते थे। समाज में स्त्री की दुर्दशा, उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी, निर्मला, गोदान और गबन। ये इनकी किताबों में एक निर्मला, एक पूरी एक नारी के ऊपर एक कहानी है, जिसको उपन्यास कहा गया है। स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। यानी मेन क्या था, एक तो स्त्री की दुर्दशा को, देश की दशा को, और देश के ऊपर, मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचार और स्वाधीनता आंदोलन, ये बातों का उनका कहानियों में, उपन्यास में इसका ज़्यादा महत्व होता था। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। व्यापक यानी बहुत बड़ा है, बहुत फैला है, जिसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। आत्मीयता यानी प्यार। सिर्फ मनुष्य के बारे में नहीं लिखा है ना, पशु पक्षियों के बारे में भी, जिसके साथ हम कैसे धनिए। इस पाठ के अंदर पशुओं के ऊपर ही कहानी है। 2 बैलों की कथा, यानी उन्होंने अपनी कहानियों के अंदर, अपने उपन्यास में पशु पक्षियों को भी लिया है। उनके साथ भी लोग कैसा दयनीय करते काम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 24 घंटे में उनके पास 2 घंटे उसको सोने आराम से देते हैं, बाकी 20 घंटे 22 घंटे काम भी लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। अब पशु पक्षी, अब जस्ट मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे मैंने आपको समास बताया था, तो पशु पक्षी अब कौन से समास में आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए। अब आप तो इस स्थिति में हो कि आप मुझे बोलते भी होंगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बताती, पशु और पक्षी कौन सा समास है, द्वंद्व समास, जिसके दोनों अक्षर प्रधान हैं और विग्रह करने पर क्या आता है, और, इसीलिए वो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में
सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। बड़ी बड़ी बातों को शॉर्ट में बताना, ये इस लेखक की विशेषता थी। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। बीच बीच में कई ऐसे मुहावरे जिससे क्या हो जाता है, वो वाक्य रोचक बन जाता है। तो ऐसे उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। उन्होंने अंग्रेजी, फारसी, अरबी ये सभी शब्दों का अपने कहानियों में स्थान दिया है। ऐसा नहीं कि वो खाली पूरी हिंदी, सभी का प्रयोग उन्होंने किया ताकि सभी लोग उसको जान सके। छोटी सी मैं भी आपको एक कहानी बताती हूँ प्रेमचंद के बारे में, जो मेरे समझ में कहने का मतलब ये था कि जब ये बहुत छोटे थे, पिताजी का गुजरना, घर का सारा भार, पढ़ाई भी करना, पर अब क्या करें। तो बताऊँ, मैं इनकी एक बार कहीं इनकी रचना पढ़ी, इनका विवरण पढ़ा कि किस तरह से वो दिन भर में पढ़ना, रात में ट्यूशन को जाना, कितने 2 कोस कितना मील दूर, फिर वो भी फटे हाल जूते, पैरों में जूते भी नहीं थे। और क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी बहुत आ गई थी, पिताजी का गुजरना और उनके ऊपर वो जिम्मेदारी, पढ़ने का भी शौक, तो वहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते और फिर वहाँ से आने के बाद रात में सिर्फ थोड़े से चने खाकर पानी पी के सो जाते थे। ऐसा इनका जीवन गुजरा। तो बताइए, ऐसे लोगों की कहानियाँ अगर हम पढ़े, तो ईदगाह का लेसन पाठ अगर पढ़ ले तो हमारे अविरल आंसू बहने लग जाते हैं। कितना मार्मिक चित्रण, कैसा वो हामिद नाम का लड़का अपने पिता और माता के आने के इंतजार में दादी के पास रहता है और सभी बच्चों के साथ रहने पर, उन लोगों की अन्य चीज़ें खरीदने पर भी, खाने पीने की चीज़ें, खिलौने खरीदने पर भी उसके मन में कभी ये बात नहीं आई। और कैसे कैसे उसने सोचा कि मैं ये सब चीज़ें तो खाऊंगा तो सिर्फ मेरा ही कुछ होगा। लेकिन उसने उस ईदगाह के मेले में दादी के दिए हुए पैसे से उसकी दयनीय स्थिति का पता बताया कि दादी के लिए उसने क्या खरीदा था, चिमटा। क्यों? आप लोग खरीद सकते हैं, हम लोग खरीद सकते हैं, हमको ध्यान भी नहीं आता दादी और माँ का आगे से खरीद। पर उसका मन इतने सब लोगों को खाते हुए, पीते हुए, खेलते हुए और कुछ गेम्स खेलते हुए, पर उसने कहीं पर भी नज़र नहीं दौड़ाई। और एक चिमटे की दुकान पर चिमटा देखते ही उसका मन में जागरूकता हुई कि ये चिमटा मैं ले लूँ तो मेरी दादी के हाथ नहीं चलेंगे, क्योंकि रोज़ देखता हूँ मेरे लिए रोटी बनाती है तो आग से रोटी निकालते समय दादी की उंगलियां चल जाती थी। तो ऐसी मार्मिक कहानियाँ कितनी हैं, मैं तो आपको कब बताऊँ, पर देखो ऐसी इनकी कहानियाँ होती थी। देखिए, यहाँ पर प्रस्तावना में एक प्रसंग दिया गया प्रेमचंद की तरह, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। अनुमान लगाइए ये कौन बोल रहा है। अब आप, हमें तो पढ़कर भी इतना आनंद आ गया और उसका भाव भी आ गया, आपको भी आना चाहिए, पर थोड़ा प्रयत्न करेंगे। तो ये बोल रहा है, एक पक्षी जो पिंजरे में बंद है, वो अपनी वेदना को बता रहा है। क्या बताया? आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। क्या था हमारा समय, जब बागों में, बहारों में हम लोग सब मन मानी घूमते थे। लेकिन क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ। आज मेरा घर पक्षियों का घर है, आसमान, वो भी स्वच्छंद आसमान, जहाँ चाहे वो उड़ते हैं, जहाँ चाहे वो बैठते हैं, उनको कोई न अपना है न पराया है। लेकिन ये पक्षी क्यों अपनी बदनसीबी बता रहा है कि मैं घर को तरस रहा हूँ। यानी कौन हो सकता है ये? पिंजरे का पंछी।
साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा, मेरे साथी तो देश में घूम रहे हैं और मैं कैद में पड़ा हुआ हूँ। तो यही विथा के कारण यहाँ पर भी दो बैलों की कथा की कहानी बड़ी सुंदर ढंग से लेखक प्रेमचंद जी ने आपके समक्ष रखी है। ध्यान से सुनिए, समझिए और आए हुए कठिन शब्दों को भी जानिए। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया। कृषक अब किसको बोलेंगे? ध्यान रखिए, मैं आपको हर एक शब्द के एक एक शब्द ग्रामर व्याकरण से संबंधित हो, चाहे कोई इसका अर्थ हो कि आपको कभी ऐसा कृषक यानी क्या, यानी कृषक यानी जिसको आप इंग्लिश में फार्मर बोलते हो, हिंदी में इसको किसान बोलते हैं। किसान, तो किसान समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का, यानी किसान और पशुओं का कितना संबंध है। किसान को बिना पशुओं के चल ही नहीं सकेगा, पर उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्र, इस कहानी में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष यानी लड़ाई। जैसे आप लोग संघर्ष करते हो पढ़ाई से, तब कहीं जाकर आपको अंक मिलते हैं, तब कहीं जाकर आप 9th से 10th में आओगे। आप खाली बैठे बैठे सर आपको मैं फीस दे देता हूँ, आप मेरे को 10th तक पहुँचा देना, क्या होगा? आपको 10th में आना है तो इन किताबों के जरिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य, बिना संघर्ष के हम लोग कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बोलेंगे खाली सोचने से सब काम बन जाएगा, कभी नहीं। खाना आपके सामने आपकी मम्मी ने रखा और आप उसको देख लिया और आपका पेट भर गया, हो सकता है ऐसा? नहीं। इस पेट को भरना है, थाली का भोजन खाना है, तो आपको हाथ और मुंह चलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका ये पेट भरेगा। तो कोई भी काम के लिए संघर्ष करना है तभी करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार परोक्ष रूप से कहानी आज़ादी के, ऐसे देखा जाए ये कहानी दो बैलों की कथा है, लेकिन इसके दो बैलों के प्रति आज़ादी के आंदोलन की भावना कितनी जुड़ी हुई है। हर कोई अपना अपना ऐसा आज़ाद रहना चाहता है, किसी के बंधन में नहीं है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। इस कहानी के माध्यम से पंचतंत्र की कहानी, जिसमें कई ऐसे आपको बताया गया कि एकता में कितना बल होता है। जैसे आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी पंचतंत्र कहानी, जिसमें वो पूरे पक्षी मिलके रहते थे। उसमें कौवा था, चौवा था, कछुआ था, हिरन था, चारों दोस्त बहुत मिलके रहते थे और एकता के कारण से उन्होंने किस प्रकार से जाल में फंसे हुए कछुए को छुड़ा दिया। इतना सा चूहा, लेकिन उसने कैसा सहायता की। देखिए कौवा, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वह भी मित्रता के नाते उसने क्या किया, ये सारी कहानी पंचतंत्र की कहानी अगर आप कभी पढ़ो तो आपको पता चलेगा। चलिए हमको पढ़ना है कहानी। अब देखिए, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। आप लोग देखते हो, अगर हमको कहना पड़ता तू गधा है रे बाबा, गधे की उपमा क्यों दी है, गाय क्यों नहीं दी है, बैल क्यों नहीं दिए? क्योंकि गधे के अंदर ही बुद्धि नहीं होती है। सबसे सरल उपाय बताऊं गधे का, कि उसको अपन कितना भी अच्छा रखो, साफ सुथरा करो, वो मिट्टी को देखता है तो मिट्टी के अंदर लोट-पोट करके अपने पूरे बदन को कर देता है। तो ये काम कौन कर सकते हैं? जो मूर्ख होते हैं। इसीलिए उस गधे को बुद्धिहीन समझा जाता है। और आपको और हमको भी कभी कुछ बोलना, कोई सामने वाला अगर हमने उसका काम नहीं किया तो तू गधा है बोल के बोल देते, क्योंकि बेअक्ली। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ करना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, यानी एकदम बेवकूफ़ का बेवकूफ़ है ये। उस समय उसको ये नहीं कह के तू खाली गधा है रे,
कुछ समझ में नहीं आता। ये बात बोलकर उसकी सारी बात को ये कर देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जाता। सब कभी देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, सीधा है बेचारा, जहाँ बिठाया वह बैठ जाता, जय करते, फिर भी लोगों ने उसको क्या कर दिया, क्योंकि वह बिल्कुल निर्बल है। वो जैसा मालिक बोलता है वैसा बैठ जाता, नहीं है तो अपना कुछ भी, किसी को कोई तंग नहीं करता है। इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण और आपके सामने आएगा, बताऊंगी मैं आगे। अभी कुत्ता भी, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सीने का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई बोल तो जिसको बच्चा हुआ। अगर ऐसे गाय के पास भी आप गाय को सताने को गए तो गाय क्या करती है, सींग से आपके ऊपर वार करती है। और जो ब्याई हुई गाय है, जिसको बच्चा हुआ हो, उस गाय के पास से भी अगर आप गुजरे तो वह सीने की तरह आपके ऊपर झपट पड़ती है। आपने कभी कुत्ते को भी देखा होगा बच्चों, कुत्तिया जब बच्चे को जन्म देती है और अगर कोई बच्चा उसके पास से गुजरता तो वो कुतिया क्या करती है, उसके ऊपर झपट लेती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे बच्चे को लेने आया है। तो उसको हम लोग कुछ नहीं कहते। एक गधा ही इतना सीधा साधा है, वो तुम मारो, कितना भी उससे काम लो, लेकिन वो कभी तुमको कुछ मारता नहीं। बोलते हैं दुलती मारता है लात, लेकिन उससे हमारे को इतना कुछ अभाव नहीं होता है। पर देखिए लोग व्यक्ति भी किसको बोलते हैं, गधा, जो कमज़ोर है। शेर को बोलो गधा, गाय को बोलो गधा, बोल सकते क्योंकि वो वार करते हैं। गधा हम पर वार नहीं करता है। किंतु गधे को कभी कभी उससे भी क्रोध तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी क्रोध आ जाता है। कुत्ता भी वफादार है, लेकिन कभी अभी अपनी वफादारी, अपना क्रोध वो लोगों को, इंसान को काट कर निकाल लेता है। लेकिन ये सारे गुण गधे में नहीं है। गधा कभी किसको काटता नहीं, कभी किसको कुछ बोलता नहीं। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई दी। लेखक ने गधे को क्या बताया, इतना गरीब है, उसको तुम कैसा भी दे दो खाने को, वो कभी कुछ चारा सड़ा हुआ कैसा भी दे दो, पर कभी उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं होता है, हमेशा संतोष रहता है, खामोश रहता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। बस एक ही चेहरा जो पहले था वही हमेशा रहता है। हमारे पास तो अब कुत्ते को देखो, कभी कभी कुत्ता मालिक को इतना प्यार करता है, इतना चाटता है, जबान से चाटता है, उसको आगे पीछे सब देखता है। कभी पलट गया तो उस मालिक को काट भी लेता है, यानी उसकी व्यवहार में बदलाव आ जाता है। लेकिन गधे के व्यवहार में कभी कोई बदलाव नहीं आता है, हमेशा एक स्थायी विषाद, एक ही रूप में वो रहता है। सुख दुख हानि लाभ, देखिए यहाँ पर सुख दुख हानि लाभ दोनों भी व्याकरण की दृष्टि से द्वंद्व समास है। सुख और दुख, हानि और लाभ, जिसके दोनों अक्षर प्रधान हो और विग्रह करने पर और आता है तो वो कौन सा समास होता है, याद रखना कि द्वंद्व समास होता है। किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, किसे, गधे को। ऋषियों मुनियों ने जितने गुण हैं वे सभी उस पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उससे बेवकूफ़ करता है। ऋषि मुनियों में जो गुण होते हैं वही गधे में है सब गुण, क्योंकि ऋषि मुनि कभी किसी का अहित नहीं करते, हित करते हैं, नहीं तो अहित नहीं करते। तो ऐसा ही गधा था, लेकिन फिर भी आदमी उससे क्या बोलते हैं, उसको बेवकूफ़ कहते हैं, पागल कहते हैं, गधा कहते हैं। और वही उपमा हम लोगों को देते हैं। बच्चा काम नहीं करा, कुछ हुआ, तू तो गधा है रे, पूरा दिमाग नहीं है बोला तो तू गधा है, ऐसा वो गधे की उपमा हम बच्चों को देते हैं। लेकिन गधा कितना ये है, ये बात प्रेमचंद ने हमको यहाँ पर बताई।
सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है। सद्गुण, सद्गुण शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से बच्चों ध्यान करिए। आपको मैंने बताया था प्रत्यय और उपसर्ग, जिस शब्द का अपोजिट विलोम शब्द बन जाता है तो वह शब्द उपसर्ग कराता है। अब सद्गुण, सद इसमें क्या हो गया? उपसर्ग पहला लगा है इसलिए उपसर्ग, और इसका अपोजिट दुर्गुण, बुरे गुण। तो इसको भी ध्यान में रखते जाइए आप लोग। यहाँ पर अनादर भी उपसर्ग है, आदर अनादर अपोजिट हो गए। तो उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उससे बेवकूफ़ कहता है। यानी बताया कि गधे के अंदर श्रेष्ठ मुनियों के जितने गुण भरे हुए हैं, लेकिन आदमी की नज़र में वो क्या है? गधा है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब लेखक बता रहे हैं कि जो लोग इस गधे के समान अगर सीधे रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो उनको अपना कोई भी उनको कोई भी अपना अधिकार नहीं मिलेगा। उसको हमेशा सब लोग दोबारा लेने दें। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। देखो हमारे भारतवासी की दुर्दशा वही हो रही है जो हमारे देश में गधा की हो रही है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त तो नहीं है। देखिए ना, अब इससे पता चलता कि संसार में रहना है तो हमें इस गधे के समान खामोश नहीं रहना चाहिए। बेचारे शराब नहीं पीते। अब देखिए अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है अफ्रीका के लोगों को। अब वहाँ पर वो बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय यहाँ पर भी उपसर्ग है, कु और सु, सु समय कु समय अपोजिट भी हो गया, और कु और सु इसमें उपसर्ग भी हो गया। कु का अर्थ बुरा समय और सु का अर्थ अच्छा समय। तो समय बचाकर वो लोग सोचते हैं कि हम शराब पी के पैसे नहीं उड़ाएंगे, लेकिन न पीने वाले को लोग क्या बोलेंगे? बेवकूफ़ बोलते हैं आजकल। ये दुनिया ऐसी है। जी तोड़कर काम करते हैं। जी तोड़कर काम करना मुहावरा, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है, फिर भी बोलते हैं भारतवासी लोग अच्छे नहीं हैं। ये सारे गुण उनमें है। जी तोड़ मेहनत करना, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, कोई ने किसी कोई बात भी बोला तो वो चुपचाप सुन लेता है। जैसा कि हमारे पाठक में प्रेमचंद ने बताया था, गधा सुन लेता है, कभी उदुलती नहीं मारता है। तो आदमी का जीवन भी ऐसा ही है, और अफ्रीका में जाने वाला भारतीय व्यक्ति का भी यही हाल है। लेकिन वो लोग क्या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं देखिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें गम सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते, आदर्श यानी अच्छे गुणों को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेखक ने बताया कि हमको भी, हम बोलते हैं ना कि तूने ईंट मारी तो मैं तेरे को पत्थर मारूंगा, तभी वो बराबर होगा। नहीं तो ईंट खा के अगर हम लोग चुप बैठ गए तो बोलेंगे कायर है, डरपोक है, ये उपाधियाँ हमको मिल जाती है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, फिर वो लोग सीख जाएंगे। जब उसने सोचा हमारी खामोशी को ये लोग दूसरा नाम दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग, तूने 1 ईंट मारी मैं तेरे को 2 पत्थर और मारूंगा, यानी शेर पर सवा शेर। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये भी मुहावरा है, यानी तूने मेरे को 1 बात कही तो मैं तेरे को 2 बातें 4 बातें बोलूँगा, डबल बोलूँगा। जापान की मिसाल सामने है। मिसाल यानी उदाहरण, जिसको आप एग्जाम्पल बोलते हो। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। देखिए उसका उदाहरण देखिए, जापान की एक ही विजय में, एक ही बार में वो विजय प्राप्त कर लिया और संसार के अंदर सभ्य जातियों के रूप में वो सबसे ऊपर बन गया जापान देश। तो हमें भी इस तरह से देखिए, एक गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे भी कम गधा है, और वो है बैल। इसके साथ ही अब लेखक ने बताया
अभी तक गधे के बारे में बताया, अब इसका एक छोटा भाई है उससे कम। गधा तो भी थोड़ा बहुत कुछ बोलता है, वो एक आधी रात मारता है। अब उसमें बैल देखिए उसे अर्थ में हमें गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछाइए के ताऊ हम बोलते हैं ना, गाय की तू गाय है बोल के नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। जो बेवकूफ़ है तो उसको बोलते तू तो बैल के बैल है, तेरे को दिमाग नहीं है। दूसरी बार में ये बोलते, पहला गधा और दूसरा बैल। बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, बोलते बैल के ऐसा। आप लोगों ने कभी सुना होगा, आपके पिताजी ने, आपके घर वालों ने भी कभी भी आपको भी काम नहीं किया आपने, बरा तू पूरा बैल है रे, या तू गधा है रे। गाय बोल के कभी नहीं बोलेंगे, तू गाय है बोल के नहीं बोलेंगे। ये बैल की उपाधि उनको दे देते हैं। लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी दिखने में आता है। कभी कभी बैल गाड़ी में जो तो आप कभी चलता ही नहीं, उसको कितना भी मारो अड़ के खड़ा हो जाता है, यानी उसके अंदर भी ये बात आती है। मगर हमारा विचार नहीं है कि कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से भी नीचा है। गधा तो भी थोड़ा चुप रहता है बेचारा, लेकिन ये तो पूरा गधे से भी ज़्यादा है। इतना अड़ियल बन जाता है कि कितने भी कोड़े मारो, कितना भी कुछ करो, लेकिन ये अपना नहीं चलना है तो नहीं चलता है। इसी प्रकार से इस कहानी को हम आगे भी पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद चिल्ड्रन।